हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय को पढ़ रहे थे। ये 824 एनएम का सेट था जो पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो बहुविकल्पी और 2 को सॉल्व किया जा चुका है। आज हम प्रश्न संख्या 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सवाल को लगाएंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, उसकी क्षमता दी हुई है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 3 का क का यह सॉल्यूशन है। आपको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उसका क्षमता आपको दिया हुआ है। तो लिख लीजिए पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की जो क्षमता दी हुई है वो -2 डायोप्टर दिया हुआ है। दूसरे लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता दिया हुआ -1, प्लस में दिया है +1 डायोप्टर। कह रहा है पहले लेंस की आपको फोकस दूरी बतानी है और इसके बाद इन दोनों लेंसों को जोड़ के इसका संयुक्त लेंस का फोकस दूरी कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये जो पहले लेंस की जो क्षमता है इसको हम P1 मानते हैं और जो दूसरे लेंस की क्षमता है इसको हम P2 मानते हैं। चलिए, तो पहले लेंस की फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी F बराबर क्या होगी। फोकस दूरी जो होती है, जो किसी लेंस की क्षमता की जो फोकस दूरी होती है F बराबर 1/P मीटर होती है। F बराबर 1/P मीटर होती है। यह मीटर में है, लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 100/P सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बदलेगा तो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, तो पहले लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो F बराबर यहाँ से लिख लेते हैं, F बराबर 100/P का मान, पहला लेंस है, -2 डायोप्टर दिया हुआ तो -2 लिख लीजिए। 2 से 100 जो है 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में, तो इसीलिए इसका जो मान है वो -50 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो -50 सेंटीमीटर होगी। पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो -50 सेंटीमीटर होगी। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों लेंस को, यानी कि -2 डायोप्टर और +1 डायोप्टर के से बने क्षमता से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता पहले लिख लें। संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको P मान लेते हैं। P बराबर होगा P1 + P2, यानी दोनों लेंसों की क्षमता को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। P बराबर P1 का मान दिया हुआ है आपका -2 डायोप्टर और P2 का मान दिया हुआ +1 डायोप्टर। तो यहाँ से P का जो मान आ जाएगा वो -2 में से +1 जब जुड़ेगा तो -1 डायोप्टर आ जाएगा। यानी कि संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो -1 डायोप्टर होगी। और इससे हमको
इस संयुक्त लेंस का फोकस दूरी बताना है। तो संयुक्त लेंस का फोकस दूरी फिर क्या होगा? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो होगी संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो f बराबर अभी हमने पढ़ा है 100/p सेंटीमीटर। तो f का जो मान होगा 100/p का मान -1 आ गया है, इस तरह से -100 सेंटीमीटर होगा, -100 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो -100 सेंटीमीटर होगी। पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी -50 सेंटीमीटर, और दोनों लेंसों के संयोजन से जब बना हुआ जो फोकस दूरी होगा वो -100 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि एफ का जो मान दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए, पहले मान रख लीजिए। एफ का जो मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। वन वस्तु की जो दूरी है वो माइनस वस्तु की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यू का मान, यू मतलब हो गया आपका वस्तु से दूरी, और एफ जो हो गया फोकस दूरी हो गया। तो वस्तु की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस में लिया जाएगा कि माइनस में लिया जाएगा? तो यह माइनस में लिया जाएगा। यू का जो मान है वो -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी लेंस में अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपतित किरण की ओर से नापी गई समस्त दूरियां जो होती हैं ऋणात्मक होती हैं, और आपतित किरण के दाएं तरफ नापी गई दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो जो भी वस्तु रखी जाएगी हमारी दर्पण से, जो भी वस्तु रखी जाएगी तो वो आपतित किरण की तरफ रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा उत्तल दर्पण है, एक हमारा कोई उत्तल दर्पण है, ये कोई हमारा उत्तल दर्पण है, तो इस साइड से आने वाली जो किरणें होती हैं, इस दर्पण पर पड़ने वाली जो किरणें होती हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। तो इसके इधर नापी गई समस्त दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और इसके इधर नापी गई समस्त दूरियां जो होती हैं धनात्मक होती हैं। तो जब भी वस्तु रखा जाएगा तो आपतित किरण की तरफ ही रखा जाएगा, इसीलिए वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस में ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। आपको समझ में आया होगा कि -10 हमने क्यों लिया है। चलिए इसके बाद से पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि भी का मान बताइए कि क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में जो इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u के होता है। उत्तल दर्पण का जो सूत्र होता है, उत्तल दर्पण का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। तो मान रख दीजिए 1/f, f का मान 15 है, v का मान हमको बताना है -1/u, u का मान हमारा -10 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। 1/15 बराबर 1/v, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, 10 को इधर लाइए तो 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए 15 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लीजिएगा 15 और 10 का, तो एलसीएम आएगा 30। आपका एलसीएम हो जाएगा 30। 15 10 का एलसीएम हो गया 30। सॉल्व कीजिए तो 15 दूना 30 होता है, फिर 2 करने 2 हो जाएगा, और 10 30 होता है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 1/v। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करते हैं। इधर ये हो जाएगा, 2 में से -3 जाएगा तो -1/30 बराबर 1/v, यानी कि
भी का जो मान आया वो -30 सेंटीमीटर आया, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह -30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। वस्तु से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। प्रकृति कैसा होगा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, चूंकि माइनस में आया है तो इसीलिए यह वस्तु की तरफ बनेगी। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर सीधा तथा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। प्रकृति हमारी वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो -30 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वस्तु से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो -30 है तो इसीलिए वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वस्तु की तरफ होगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु की ओर बना है तो सीधा तथा आभासी होगा। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, गौ क्वेश्चन जो है इसका, गौ नंबर कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। 4 ओम प्राप्त करने के लिए किस तरह से हम उस प्रतिरोध को जोड़ेंगे और 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस तरह से उस प्रतिरोध को आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है प्रतिरोधों का जो संयोजन हम करते हैं वो 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस तरह से करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे कि समांतर क्रम में करेंगे। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से आपस में जुड़ा होता है तो ऐसे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये ए से चला है और ये प्रतिरोध है हमारा और ये बी बिंदु तक चला गया है, तो इसका एक सिरा, इस प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का जब संयोजन होगा तो इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन अगर वह समांतर क्रम में है यानी कि पैरेलल में हुआ है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम बोलते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है कि हमारा ए से प्रतिरोध हम बना रहे हैं, इस प्रतिरोध का एक सिरा जो होता है बाएं तरफ और दूसरा सिरा जो होता है दाएं तरफ से निकल के सीधे दूसरे बिंदु से मिला होता है। जैसे मान लीजिए यह बिंदु है बी, इस प्रकार से बना हुआ जो हमारा संयोजन होता है वो समांतर क्रम कहलाता है। इस प्रतिरोध का बायां वाला सिरा सीधे जाके बी से मिला है, बी बिंदु से मिला है, और दायां वाला सिरा भी जाके सीधे बी बिंदु से मिला है, यानी कि 2 तरफ बंट गया है। तो इस प्रकार से बना हुआ जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में संयोजन कहलाता है और इसको हम श्रेणी क्रम में बोलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान होता है और धारा का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि 2 ओम 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस तरह से हम जोड़ें कि उनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। तो चलिए जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ा जाएगा।
2, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध हैं हमारे पास, इन्हीं को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ा जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, 4 ओम का प्रतिरोध पाने के लिए 3 ओम और 6 ओम को आप समांतर क्रम में जोड़ें। यहाँ से चला, यह आपका 2 ओम का प्रतिरोध है, यह 3 ओम प्रतिरोध है और यह 6 ओम का प्रतिरोध है। तो पहले 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोध को आपस में जोड़ते हैं समांतर क्रम में। पहले 3 ओम को पहले समांतर क्रम में, समांतर क्रम का जो संयोजन होता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर और प्रतिरोध है तो इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान है 3 और इसका मान है 6, तो 1/6 हो जाएगा। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। 3 दूना 6 2 बार में गया और 6 करने 6 1 बार में गया। तो 1/r बराबर हो जाएगा 3/6। 3 1 करने 3, 3 दूनी 6 है। 1/r का जो मान आया 1/2 आया। तो यहाँ से जो r का मान आ गया वो 2 ओम आ गया। यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जो आया है, समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ पर आप तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 ओम आ गया है। अब इसके बाद से ये जो प्रतिरोध है आपका 2 ओम बन गया है। अब इस 2 ओम के प्रतिरोध को इस 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर, R1 का मान है 2 और R2 का मान, अभी ये पूरा का पूरा प्रतिरोध जो है वो 2, तुल्य प्रतिरोध सिर्फ 2 ओम बना है तो ये हो जाएगा 2। तो R का मान जो आया वो 4 ओम आ गया। R का जो तुल्य प्रतिरोध आया, हमारा R का मान जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 4 ओम आया। इससे हमको यह पता चल रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोधों में 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोध को हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद से फिर 2 ओम और इस समांतर क्रम में का जो तुल्य प्रतिरोध आया है उस प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम आएगा। तो इसका आंसर ऐसे लिख लीजिए कि 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो प्रतिरोधों को किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाएगा। 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमने अभी जोड़ा,
अब कह रहा है कि 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो इन प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करें, इसको जोड़। तो इसको आप क्या कीजिए, 1 ओम का प्राप्त करना है तो आप इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इसको हम समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। 2 ओम का हो गया, यह 3 ओम हो गया और यह 6 ओम हो गया। तो समांतर क्रम में जोड़िएगा तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, प्लस R2 का मान 3 ओम दिया हुआ है और R3 का मान 6 ओम दिया हुआ है। तो 1/R बराबर 2 3 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा। 2 से 6 में विभाजित कीजिएगा यानी कि भाग कीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। 2 3 6, 3 1 करने 3 प्लस 3 दूना 6, 2 1 करने 2 और 6 1 करने 6 यानी कि 1। तो 1/R बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6 यानी कि 6/6। 6/6, 6 1 करने 6 होगा। इस तरह से हमारा जो 1/R का मान आया 1/1 ओम आ गया और 1/1 ओम का मतलब R बराबर हो गया 1 ओम। इसलिए 1 ओम प्राप्त करने के लिए 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसके पहले 4 ओम प्राप्त करना था तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों में जोड़ा गया। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु मान लीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।